अपने चुनाव प्रचार में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने तंज कसा और कहा, कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है, अगर देश ने तीसरी बार मोदी सरकार को चुना तो आग लग जाएगी। उन्होंने कहा, 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चुन चुन कर साफ कर दो। उन्होंने यह भी आह्वान किया कि ऐसे लोगों को मैदान में मत रहने दो। इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है, इसलिए अब वह जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। मोदी के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने अपने इरादे दिखा दिए हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को सजा करोगे, पक्की सजा करोगे, चुन चुन करके साफ कर दो। इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाई। इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा। इसलिए जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई। दिल्ली में आज लगाए गए भव्य पोस्टर्स के चलते राजनीति में नया भूचाल आ गया है। इन पोस्टर्स में कैरिकेचर के माध्यम से कई विपक्षी नेताओं को टारगेट करते हुए उन्हें भ्रष्ट बताया जा रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामले को लेकर राजनीतिक दलों ने इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन में की है। इसकी जानकारी कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा ने दी है। एक और मुद्दा जो हमने चुनाव आयोग के समक्ष रखा, वो जो होर्डिंग्स दिल्ली में, खासतौर पे दिल्ली में तो देखी हमने, जो लग रही हैं, जिसमें उन होर्डिंग्स को किसने जारी किया वो नहीं लिखा हुआ और कैरिकेचर्स बनाए हुए हैं तमाम विपक्षी नेताओं के। वो ममता जी हों, राहुल जी हों, अरविंद जी हों, ऐसे तमाम नेताओं के कैरिकेचर्स बनाए और उनको एक तरह से भ्रष्टाचारी करार किया और दूसरी तरफ लिखा है मोदी जी भ्रष्टाचार हटा रहे हैं। तो ये सर्वथा गैर कानूनी तरीके से होर्डिंग्स लगाए हैं। आप बिना जारीकर्ता के नाम के, वो पार्टी हो या कोई हो, आप कोई भी होर्डिंग नहीं लगा सकते। दूसरा, जो बीजेपी के सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल पर, वो बीजेपी की जो दिल्ली की इकाई हो वो या राष्ट्रीय इकाई हो, दोनों में अलग अलग जो इन्होंने फोटोज डाली हैं, एक ठगों का मेला करके डाली, उसमें भी विपक्षी नेताओं की फोटो डाल दी, जो गलत है। ना केवल गलत है, एक तरह से क्रिमिनल है। और एक डाला जिसमें आधा चेहरा जॉर्ज सोरोस का और आधा हमारी कांग्रेस पार्टी का सिंबल है। तो उस पर हमने अपनी बहुत असहमति जताई और हमने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वो इसमें हस्तक्षेप करें एंड दे शुड इंटरवीन एंड स्टॉप these illegal advertisements and posts on social media which the BJP has indulged into. हाल ही में चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 3 स्थानों के नामकरण को लेकर राजनीति जारी है। इस मामले पर विदेश मंत्री जयशंकर के बयान के बाद इस पर अब और भी गर्माहट पैदा हो गई है। बता दें कि मामले की जानकारी आने के बाद विदेश मंत्री का यह बयान अचरज भरा है, जिसमें वे कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो वह घर मेरा थोड़े ही हो जाएगा। मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या?
अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं है। और ये लद्दाख का विषय जो है, नहीं एक्टिविस्ट होते हैं, अब एक्टिविस्ट के अपने विचार होते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारी सेना जो है वो सीमा पे अगर जो भी कोशिश हो सीमा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन करने में, हमारी सेना जो है वहाँ डिप्लॉय हो चुकी है। वहाँ उनको जो भी करना है वो जानते हैं क्या करना है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भाजपा को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस की नेत्री सुप्रिया श्रीनेत्र ने भाजपा पर हमला बोला है। श्रीनेत्र ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं लेते और विदेश मंत्री ना जाने क्यों चीन से घबराते हैं। उन्होंने कहा, जयशंकर जी, यह आपका घर नहीं, भारत की सरजमी है जिसके लिए करोड़ों ने शहादत दी है, जिसे भूभागी अखंडता की रक्षा के लिए सरहद पर इस देश के नौजवान अपनी जानों की बाजी लगा देते हैं, जिसके मान सम्मान के लिए राजस्थान के तपते रेगिस्तान और सियाचिन की हड्डी गलाने वाली ठंड में भी सैनिक मुस्तैदी से तैनात हैं। ऐसे में आपका यह बयान निराशाजनक है। प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं लेते और उनके विदेश मंत्री पता नहीं चीन से इतना क्यों घबराते हैं। चीन ने हमारे अरुणाचल की 30 जगहों का नाम बदल दिया। जब ये सवाल विदेश मंत्री जयशंकर जी से पूछा गया तो उन्होंने तपाक से पलट के कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो आपका घर मेरा थोड़ी हो जाएगा। अरे जयशंकर जी, ये आपके घर की नहीं, इस देश की सरजमी, हमारी सरजमी की बात हो रही है। उस सरजमी की बात हो रही है जिसके लिए करोड़ों लोगों ने शहादत दी है। उस सरजमी की बात हो रही है जिसकी भूभागीय अखंडता के लिए लाखों नौजवान अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। उस सरजमी की बात हो रही है जिसकी रक्षा के लिए तपते हुए रेगिस्तान और हड्डी गलती हुई ठंड में सियाचिन में आज भी सैनिक मुस्तैदी से खड़े हैं। उस भूभागीय अखंडता की बात हो रही है जिसकी रक्षा में सरहद पर जब जवान शहीद हो जाता है और तिरंगे में लिपटा हुआ शव वापस आता है तो उसके बूढ़े माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े की उस बलिदान पर फख्र करते हैं। आप वही है ना जिन्होंने कहा था चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम छोटी अर्थव्यवस्था है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। लानत है आपकी सोच पर, क्योंकि आप जैसों की सोच हमारी सेना के पराक्रम, उनके शौर्य की खिल्ली उड़ाती है और उनके मनोबल को ठेस पहुंचाती है। शर्म कीजिए और माफी मांगिए। उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए अप्रोच किया गया है, यह कहकर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने हंगामा ही मचा दिया है। आतिशी ने कहा कि मुझसे यह कहा गया या तो आप भाजपा में शामिल हो जाएं या अपना राजनीतिक भविष्य बचा लें। साथ ही उन्होंने कहा, अपना राजनीतिक भविष्य बढ़ा लूं और अगर भाजपा में शामिल नहीं हुई तो आने वाले महीने में आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। के साथियों से देश भर के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप नेता के इस आरोप पर भाजपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे आप वालों का वही पुराना पैतरा बताया है। भाजपा के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आतिशी जी, उस समय किसी का नाम तो बता ही देना चाहिए था। वैसे आप जैसे भ्रष्ट लोगों को भाजपा पार्टी में लेना तो दूर, ऑफिस के आगे से भी कतई निकलने नहीं देना चाहिए। इस दौरान सिरसा ने केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज पर भी निशाना साधा। आतिशी जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही पुराना राग अलापा कि मुझे बताया गया है, मुझे कहा गया है, मेरे एक पहचान वाले आदमी ने कहा, तुम नाम बता दीजिए।
पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी को इन लोगों के नाम दे दिए, अब इनको समझ में आ गया कि अगली बारी इनकी आएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने इनको फंसा दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने इनके खिलाफ सबूत दे दिए। अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया कि विजय नायर, जो कि सारे शराब घोटाले का मुख्य अभियुक्त है, जो कि इसके अंदर सारा काम कर रहा था और सरकारी बंगले में रह रहा था, उसका नाम लेते हुए बता दिया कि वो अतिशी जी को और सौरभ जी को रिपोर्ट करता था। अब इनको समझ में आ गया कि सारे एविडेंस हमारे खिलाफ हैं और इस परिवार के लोगों का पैसे के लेन देन में भी इस फैमिली का, अतिशी जी के परिवार के लोगों का नाम था। भारद्वाज जी का नाम अरविंद जी ने दे दिया। तो अब अतिशी जी को समझ में आ गया कि हमें तो फंसा दिया है। अब कह रहे जी हमें मैसेज मिला है। अतिशी जी, वो मैसेज देने वाले का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार को किसने कहा उसका नाम बता दीजिए, ताकि ईडी उसी को अरेस्ट कर ले जो आपके खिलाफ ऐसी बातें कर रहा, साजिशें रच रहा है। ये साजिश रचने वाला और कोई नहीं है, अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी ने आपको फंसाया है। अरविंद केजरीवाल जी ने अब से पहले सैकड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद की है और अब अतिशी जी की और सौरभ भारद्वाज जी की भी जिंदगी बर्बाद करती है। इससे पहले आज आप पार्टी के लिए बड़ी खबर आई है। बता दें कि दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आज पहली बार पार्टी के लिए यह राहत की खबर है। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। संजय सिंह को बेल मिलने के बाद उनकी पत्नी अनीता सिंह ने कहा कि इसके लिए कोई सेलिब्रेशन नहीं मनाया जा रहा। उन्होंने कहा कि अभी आप पार्टी के कई अन्य लोग भी ईडी का शिकार हैं, हम उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। अभी ये जो आप लोग देख रहे हैं, अभी हमारे 3 भाई, अभी ये संघर्ष बहुत लंबा है, अभी संघर्ष जारी है। तो इसलिए अभी जब तक तीनों भाई हमारे बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक हम कोई जश्न नहीं मना रहे हैं। बस न्यायपालिका का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक बड़ी राहत दी है। सत्यमेव जयते। आज ही आ जाएंगे वो, ये उम्मीद लग रही है? नहीं, आज नहीं आएंगे, वो कल तक आ जाएंगे। तैयारियां हो रही, स्पेशल सेलिब्रेशन? नहीं, कोई तैयारी नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश की 29 सीटों पर भाजपा अपना कब्जा जमाना चाहती है। यही कारण है कि अब छिंदवाड़ा की एकमात्र सीट पर उसकी नजर है। यही कारण है कि प्रदेश का पूरा नेतृत्व छिंदवाड़ा और कमलनाथ को घेरने के लिए तैयार दिख रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ ने नकुलनाथ के समर्थन में धुआंधार चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। ऐसे में जबकि दोनों के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का विषय बन गई है, दोनों ही पार्टियों के बीच टक्कर भी जोरदार होने की संभावना जताई जा रही है। बताने कि हम में से कोई हिम्मत कभी नहीं हारेगा। मेरे जहाँ जाती हूँ मुझे बोला जाता है, मेरे सारे परिवार के लोग मुझे बोलते हैं, मेरी बहनें बोलती है, मेरे भाई बोलते हैं, दीदी आप बिल्कुल मत डरना। और मैं बोलती हूँ मेरी शक्ल में कोई भय लग रहा है आपको? मैं बिल्कुल नहीं डरी। दुख जरूर हुआ है, बहुत दुख हुआ है। जब मैं पिताजी कमलनाथ जी को देखती हूँ तो दुख होता है कि जिन्हें हमने अपना समझा, जिन्हें हमने हमेशा अपनी परिवार की तरह प्यार दिया, कमलनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, जब उनकी अग्नि परीक्षा का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया। तो दुख जरूर होता है, क्योंकि दिल से हमने उन्हें माना था। डर कतई नहीं है, क्योंकि हमारी असली ताकत, हमारी असली बल और शक्ति तो यहाँ उपस्थित है। और मैं आप सबकी आवाज बुलंद करने आई हूँ और आपको ये विश्वास दिलाने आई हूँ कि हम एक नई क्रांति के साथ आगे बढ़ेंगे। हम 44 साल से साथ हैं और वो शक्ति नहीं पैदा हुई जो 44 दिन में ये रिश्ता खत्म कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर मध्य प्रदेश मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, अगर विकास कराना है तो भाजपा का सांसद जीतकर आएगा तो निश्चित रूप से विकास होगा। यह बात जनता की समझ में आ गई है। लोग इस बार अपनी इच्छा से विकास के लिए कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। यहाँ कमल खिलेगा, 100% खिलेगा। और लोग एक ही परिवार की तानाशाही, एक ही परिवार की गुंडागिर्दी, एक ही पार्टी के, एक ही परिवार के दबाव से भुगता चुके हैं और हमने कहा है कि हम उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। और वैसे भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि विकास कराना है तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीत कर जाएगा, निश्चित रूप से विकास होगा। ये बात लोगों की समझ में आ गई और लोग इस बार अपनी इच्छा से विकास के लिए कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। लेकिन नकुलनाथ भी दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे तो कांग्रेस ही जीत रहे हैं और कांग्रेस ही
नहीं, वो दावा कुछ भी करे, पर वास्तविकता तो ये है तो पिछली बार ही सरकार होने के बाद बड़ी मुश्किल से 30-35 हज़ार से जीते थे, वो भी उन्होंने खूब गुंडागिर्दी की थी। वो बात तो रही नहीं है, ना सरकार है उनके हाथ में, और इसलिए लोग फ्री होकर एक कांग्रेस से मुक्ति चाहते हैं लोग, कांग्रेस के दबाव की राजनीति से। और देखिए, एक धड़ल्ले से बड़े बड़े नेता, चाहे महापौर हो, चाहे पार्षद हो, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हो, चाहे सरपंच हो, मेरा ख्याल है अभी तक पूरे लोकसभा के अंदर 100 से ज़्यादा सरपंचों ने बीजेपी ज्वाइन की है। तो जिला पंचायत के सदस्यों ने ज्वाइन किए, विधायक जी ने ज्वाइन किए, हाँ, ऐसे बहुत सारे लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की। क्या वजह आ रहे हैं आपके पास? दूसरी तरफ भाजपा ने इसी रणनीति के चलते कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। इसमें आदिवासी नेता को अपशब्द कहने का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनुपम राजन को ज्ञापन भी सौंपा गया है। चुनाव आयोग आज ज्ञापन देने आए थे, क्या है? देखिए, जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर आदिवासियों समाज का मान और सम्मान बढ़ा रहे हैं और हमारे महापुरुषों के स्मारक बना के भी समाज को गौरवान्वित करने का काम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के छिंदवाड़ा के प्रत्याशी नकुलनाथ जी ने आदिवासी समाज को लेकर जाति सूचक टिप्पणी करी है और पूरे मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि देश के 12 करोड़ आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसके लिए नकुलनाथ जी को माफी मांगना चाहिए। उन्होंने हमारे आदिवासी समाज के कमलेश प्रताप शाह को लेकर जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो कांग्रेस के संस्कार और कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। शायद नकुलनाथ जी को संस्कार देने में कमलनाथ जी ने कोई कसर रख दी है, या फिर नकुलनाथ जी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस की हालत खराब हो रही है उसको लेकर नकुलनाथ जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन शब्दों का इस्तेमाल करूं। आज मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने हमारे एक आदिवासी समाज के भाई के लिए गद्दार, बिकाऊ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं नकुलनाथ से पूछना चाहता हूं कि आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो आदिवासी समाज के लिए अपमान करने वाले शब्द है और मध्य प्रदेश का आदिवासी समाज नकुलनाथ से पूछता है कि आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करने का अधिकार किसने दिया। आदिवासी समाज इसकी घोर निंदा करता है और जनजाति समाज के हमारे सभी भाई और बहन इसको लेकर नकुलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हैं और एट्रोसिटी एक्ट में हम एफआईआर दर्ज कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि भविष्य में नकुलनाथ जैसे नेता अपने ठीक शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं नकुलनाथ जी से एक बात और कहना चाहता हूं कि आदिवासी समाज आपके खिलाफ आक्रोश व्यक्त करता है और आपको आदिवासी समाज माफ नहीं करेगा। नकुलनाथ जी, आपने आदिवासी समाज का अपमान किया है। पतंजलि की तरफ से भ्रामक विज्ञापन के मामले में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेदिक के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हुए अपने आचरण के लिए माफी मांगी है। हालांकि शीर्ष अदालत उनकी इस माफी से संतुष्ट नहीं हुआ और फटकार लगाते हुए अदालत के आदेश को गंभीरता से लेने को कहा है। ऐसे में मीडिया के सवालों से बाबा रामदेव भागते नजर आए। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। चुनाव में 100% मतदान और जागरूकता को लेकर आज चुनाव आयोग ने मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान अधिकारी अनुपम राजन ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चुनाव से सभी मुद्दों पर बातचीत की। क्या कुछ है कार्यशाला का आयोजन किया गया है, क्या कुछ है? देखिए, मीडिया के साथियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया है जिसमें जिनके माध्यम से मीडिया से जुड़ी हुई वो सारी चीज़ें जो चुनाव के दौरान हमारे लिए सहायक होंगी या चुनाव के दौरान अगर कोई चीज़ है जिसमें क्लैरिटी की आवश्यकता है और स्पष्ट होना चाहिए, उन मुद्दों को लेकर के मीडिया के साथियों से आज चर्चा रखी। अभी हम लोगों ने उनके काफ़ी जो शंकाएँ थी, जो प्रश्न थे, उनका उत्तर समाधान करने का प्रयास किया और अभी आने वाले के बाद जो मास्टर थे जो बात अपनी बात भी कही